Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher. I hope you all are doing well. Students, we were talking about accounting equation, जहां हमने अब तक बात की कि जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है मीन्स एसेट्स जो हैं आपकी वो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल होती हैं और ये हमेशा ही जो भी एसेट्स में आपके चेंजेस आते हैं चाहे कोई भी चेंज आए एसेट में या लाइबिलिटी में बट ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा ही ट्रू प्रूव होगी कि एसेट साइड हमेशा लाइबिलिटी साइड के इक्वल रहेगा। तो यहाँ बस मैंने एसेट्स को सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखा। एसेट्स में कैश हो सकता है, स्टॉक को भी आप पहचानते हो। एक मैंने यहाँ वर्ड लिखा है बैंक। बैंक का मतलब कि कैश तो जितना आपके पास यूज़ करने के लिए पैसा है दैट डिनोट्स कैश। बैंक का मतलब कि आपके बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट हैं बिजनेस से रिलेटेड। जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, जिसके भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हो, उस बिजनेसमैन ने बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट कराया वो भी उसी की एसेट है। जैसे कैश उसकी एसेट है, इसी तरह से बैंक में कितना पैसा पड़ा है वो भी एसेट है। एक मैंने यहाँ नई एसेट और लिखी है दैट इज़ शेयर्स। तो इसका जो लिंक है वो हमारे आज के सम से है, उसमें शेयर्स की बात की गई है। अब शेयर्स का मतलब होता है कि किसी और के कंपनी में शेयर्स खरीद लेना या पैसा इन्वेस्ट कर देना। अब आप कहीं भी पैसा अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो आपकी बन जाती है एसेट। कैसे बनती है? क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट की उस इन्वेस्टमेंट को आप फ्यूचर में बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। तो जो एसेट्स वही हैं जिन्हें हम फ्यूचर में सेल करके अपना पैसा प्राप्त कर सकें। ओके, तो इन शेयर्स का रिलेशन है हमारे आज के न्यूमेरिकल से। आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 4 या एग्जाम्पल 4। हेयर इज द स्टेटमेंट, हेयर यू कैन सी, यस नाउ इट्स विजिबल। सो यहाँ हमें बोला गया है कि आपको शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। कि आपको नीचे जो ट्रांजैक्शंस दी गई हैं उनका इफ़ेक्ट शो करना है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। तो सिंपल है, ये तो पहले भी हमारे न्यूमेरिकल्स में डिस्कस हो चुकी है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सिंपल। 1,20,000 का आपने कैश लगाया तो कैश के नीचे मैंने सिंपली 1,20,000 राइट कर दिया। अब जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जितना भी पैसा आप लगाते हो वो कैश में भी काउंट होता है और कैपिटल में भी काउंट होता है। चाहे वो बोले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या बोल दे स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, एक ही बात है। आपने दोनों जगह पर लिखना है, कैपिटल में भी और कैश में भी, क्योंकि वो ही आपकी पूंजी है जिससे आपने बिजनेस स्टार्ट किया और उसी को ही कैश में भी लेना है बिकॉज उसी से हम आगे अपना बिजनेस चलाएंगे। अभी कोई शेयर्स, स्टॉक या बैंक के बारे में बात आई ही नहीं, तो सभी के नीचे मैंने 0 राइट कर दिया। नेक्स्ट अब इसे हम करेंगे क्लोज और इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम नीचे अपना एज इट इज उतार लेंगे। न्यू इक्वेशन 1,20,000 एज इट इज, बाकी सब हमारे बैलेंस 0 हैं एंड कैपिटल इज ऑल्सो 1,20,000। अब हमारी हमारी ट्रांजैक्शन को हम रीड करते हैं स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट कह रहा है
रेंट रिसीव्ड 10,000। सिंपल है, 10,000 का आपको रेंट रिसीव हो रहा है, तो रेंट आपको हमेशा कैश में रिसीव होता है, तो 10,000 रुपीज़ कैश में जुड़ जाएंगे। शेयर्स की अभी कोई बात ही नहीं है, स्टॉक की भी कोई बात नहीं हो रही, बैंक में भी अभी तक कोई पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ, क्रेडिटर्स की भी कोई बात नहीं आई। अब देखो, जो ये रेंट आपने रिसीव किया, ये आपको फ़ायदा हुआ कि आपको पैसा रिसीव हो गया, तो एक तरफ तो आपका कैश बढ़ेगा। जब कभी वन साइडेड पेमेंट, मतलब आपने कुछ नहीं किया, कोई स्टॉक नहीं बेचा, कोई एसेट आपकी कम नहीं हो रही, फिर भी आपका कैश बढ़ जाए, तो वो पैसा आपका कैपिटल में भी जुड़ेगा और कैश में भी, क्योंकि आपका फ़ायदा हुआ है कि आपको रेंट रिसीव हो गया। ओके, इस तरह से कोई भी पेमेंट आप रिसीव करोगे कहीं से भी पैसा, जिससे कोई एसेट आपको ना देनी पड़े उससे, तो आपका जो है वो कैश भी बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगी। अब रेंट के टाइम आपने उसको किराए पर कोई बिल्डिंग दी होगी, बट परमानेंट उसे तो नहीं दी, हमारी ही है वो तो इसीलिए कैश भी बढ़ा रेंट आने से और कैपिटल भी। क्लोज कर देंगे इसको, और न्यू इक्वेशन जो है हमारी पिछले वाले को सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। कैश हो गया 130, शेयर्स की कोई बात नहीं है, अभी स्टॉक का भी कोई जिक्र नहीं है, इन सब के नीचे मैंने इसीलिए ज़ीरो लिखा है, और मेरी कैपिटल भी कितना हो गई 1,30,000। अब हमारी बात आती है थर्ड ट्रांजैक्शन की। लेट्स सी क्या बोला है उसमें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000 रुपीज़, कि आपने 50,000 रुपीज़ शेयर्स में इन्वेस्ट किए। ओके, अब इन्वेस्ट करने के लिए पैसा खर्च भी करना पड़ता है, कहीं जब इन्वेस्टमेंट करनी हो पैसा लगाना पड़ता है, तो पैसा अगर लगाएंगे तो कैश तो कम होगा हमारा, तो 50,000 से आपका कैश जो है वो कम हो जाएगा, और शेयर्स आपने 50,000 के खरीद लिए। एक तरह से जैसे बाकी एसेट्स खरीदते हो, फर्नीचर, चेयर, मशीनरी, तो उससे क्या करते हो, कैश को कम और एसेट को शो कर देते हो कि ये एसेट मेरे पास आ गई। तो इसी तरह से कैश कम कर दो जितने के भी शेयर्स हैं, और उतने के शेयर्स आपके पास एसेट के रूप में आ गए। बाकी सारी चीज़ें आपकी कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब पैसा खर्च करने से एसेट आई है, तो कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब ये इक्वेशन यहाँ होती है क्लोज, और इसी को सॉल्व कर लेंगे न्यू इक्वेशन निकालने में हम। अब आपके पास जो आपकी कैश बचेगी दैट विल बी 80,000, शेयर्स आपके 50 हैं, स्टॉक मेरा ज़ीरो ही है, बैंक में भी अभी कुछ डिपॉजिट नहीं कराया, और कैपिटल मेरी 1,30,000 चल रही है। कभी भी स्टॉप करके आप मैच करना चाहो तो इक्वेशन हमेशा दोनों तरफ से टैली होगी, मैच हो जाएगी। इधर भी देखो 130 बन रहा है, 80,000 प्लस 50, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल भी क्या है 130, तो दोनों तरफ इक्वल है, और ये हमेशा ही इक्वल रहेगा। आप कहीं भी कभी भी रुक करके इक्वेशन पूरी होते ही आप किसी भी इक्वेशन पे, जैसे मैं यहाँ स्टॉप हुई, आप कहीं भी स्टॉप हो सकते हो, बट इक्वेशन पूरी करनी है वो, कि ये इक्वेशन को सॉल्व करके आप स्टॉप करके अपना टोटल चेक कर सकते हो। अब आती है फोर्थ ट्रांजैक्शन की बारी। देन फोर्थ ट्रांजैक्शन में कह रहा है रिसीव डिविडेंड 5,000 रुपीज़। अब डिविडेंड का मतलब होता है कि आपको जो है ना एक रिवॉर्ड या रिटर्न मिल रही है, क्योंकि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। जब आप किसी दूसरे की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो शेयर्स के रूप में, तो वो कंपनी जो भी अर्न करती है प्रॉफिट्स, साल के एंड में कुछ हिस्सा आपको भी देती है, जिसे कहा जाता है डिविडेंड। तो आपको मिला है यहाँ पर डिविडेंड 5,000 का, तो यू हैव रिसीव डिविडेंड। आपको तो फ़ायदा ही हुआ कि आपको पैसे मिले 5,000, कैश में जुड़ जाएंगे। शेयर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पैसा कैश के रूप में आया है, शेयर्स नहीं बढ़े या घटे आपके। स्टॉक अभी कुछ नहीं है, बैंक में भी कुछ नहीं। अब ये जो डिविडेंड आया, एक तो कैश बढ़ा,
और ये पैसे बिना कोई एसेट को गंवाए, बिना कुछ और करे आए, तो ये कैपिटल में भी 5000 जुड़ जाएगा, जैसे पिछली बार रेंट जुड़ा था। इस इक्वेशन को कर दो क्लोज और न्यू इक्वेशन हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। 85,000 आ गया इसका टोटल, 50,000 आपका टोटल है, 0 प्लस आपके पास, और आपकी कैपिटल का टोटल 1,35,000। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये जो 2 लाइंस हैं मेरे पास, इन दोनों को मैं प्लस करके ये राइट करती हूँ। अब आ जाती है आगे आपके पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बारी, 5th ट्रांजैक्शन आपकी, विच सेज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी 35,000, कि आपने रागिनी से 35,000 की गुड्स जो हैं वो खरीदी, और वो गुड्स आपने उधार में खरीदी हैं। तो आपने गुड्स परचेज की लेकिन उधार में की, तो आपका कैश में तो कोई बदलाव नहीं, क्योंकि कैश ना कम ना ज़्यादा। शेयर्स में भी 0 ही प्लस करूँगी, क्योंकि कोई नया शेयर नहीं लिया आपने। स्टॉक आपका जो है वो 35,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि गुड्स आपने खरीदी हैं। बैंक में भी कुछ डिपॉजिट नहीं है। रागिनी आपकी क्या बन जाएगी? क्रेडिटर, मतलब लेनदार, पैसा लेगी आपसे इन फ्यूचर, क्योंकि आपने उससे उधार में जो है वो गुड्स ली हैं। स्टॉक आ गया और क्रेडिटर्स उसकी वजह से आपके बन गए। कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, इसीलिए मैंने प्लस में 0 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, न्यू इक्वेशन। 85,000 प्लस 0 आपका 85,000 ही है, प्लस 50,000 प्लस 0 50 रह जाएगा। 35,000 का आपका स्टॉक है, 35,000 के क्रेडिटर्स, और आपकी कैपिटल जो है वो 1,35,000। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 7,000, कि आपने कैश पे किया है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए 7,000 का। अब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब घर का खर्चा, आपके घर का खर्चा मतलब पर्सनल खर्चे के लिए। जब आप बिज़नेस से अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसा निकालते हो तो उसे नाम दिया जाता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब कि बिज़नेस के काम के लिए नहीं, पर्सनल काम के लिए मैंने जो है वो पैसा निकाला, तो उन्हें मैं नाम देती हूँ ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग से एक तो मैंने जो 7,000 निकाला उससे मेरा कैश तो कम होगा ही होगा, उसी के साथ क्योंकि मैंने बिज़नेस का पैसा अपने घर में यूज़ कर लिया तो मेरी कैपिटल भी कम हो जाएगी। जो पूंजी लगा करके, कैपिटल लगा करके मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था वो भी कम, क्योंकि मैंने बिज़नेस के यूज़ में नहीं लिया, घर में यूज़ करा उसे। तो यहाँ ये कैपिटल को कम कर दो। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, बाकी सब चीज़ों को एज इट इज़ बस 0 प्लस कर दो कि बाकी सब चीज़ों में कोई चेंज नहीं है। तो बस ये इक्वेशन को हम क्लोज करके कैश कम करना है और कैपिटल कम करनी है जो आपने हाउस होल्ड के लिए खर्चा किया है, मतलब घर के लिए। तो आपका जो कैश है दैट विल बी 78,000। 50,000 प्लस 0 50 रहेगा आपके पास, 35,000 एज इट इज़ 35,000, एंड यहाँ आपके पास रह जाएंगे 1,28,000 एज कैपिटल। अब आपकी अगली इक्वेशन देखें हम, अगली ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश में ही बेची हैं गुड्स नकद में, कॉस्टिंग 10,000। आपके लिए वो 10,000 की थी और आपने बेची कितने की हैं? 14,000 की बेची हैं, मतलब 4,000 का प्रॉफिट जोड़ करके बेची। अब जितनी आपके लिए कॉस्ट है स्टॉक को हमेशा ही उतने से कम करना है कि जितने की आपके लिए थी, आपका जो सामान है वो उतने का बिक गया। 10,000 का सामान बिका, आपने बेचा कैश में, तो कैश में 14,000 प्लस कर दो। शेयर्स में अभी कोई और कुछ किया नहीं हमने। अब 14,000 की कैश में बेची है तो कैश में प्लस हुआ, उधार में बेचती तो डेटर में जुड़ता, अभी तो कैश में ही बेची है तो कैश आ जाएगा 14,000 का। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है इसीलिए मैंने 0 प्लस किया। अब जो ये प्रॉफिट हो रहा है मुझे 4,000 की मैंने एक्स्ट्रा बेची हैं
उससे मेरी कैपिटल भी बढ़ जाएगी 4000 से। जब कभी आपको प्रॉफिट होता है तो आपकी कैपिटल हमेशा इंक्रीज़ हो जाती है उस पैसे से। इस इक्वेशन को यहाँ करो क्लोज और न्यू इक्वेशन निकाल के इसको कर लेंगे सॉल्व। 78,000 प्लस आपके पास हो गए 14,000, सो यू हैव नाउ 92,000 कैश, 50,000 एज शेयर्स। स्टॉक आपका रह गया 35 का था, 10 का सेल हो गया, तो 25,000 का। क्रेडिटर्स वही हैं 35 के ही, और आपकी जो कैपिटल है वो हो गई 1,32,000। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास कैश पेड टू रागिनी 35,000, कि रागिनी को आपने 35,000 रुपीज़ कैश पे किया। तो कैश कम कर दो 35,000 से। ऑब्वियसली आपने जो है वो कैश पे किया है किसी को अगर, तो आपका 35,000 से कम हो जाएगा वो कैश। अब उसके बाद शेयर्स में चलो नो चेंज, प्लस ज़ीरो करा, स्टॉक में भी नो चेंज, बैंक में भी कोई चेंज नहीं। और ये रागिनी कौन थी? क्रेडिटर थी मेरी। तो यहाँ 35,000 माइनस हो जाएंगे, मतलब अब रागिनी ने हमसे कुछ नहीं लेना। और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ अगर आप कैश खर्च कर रहे हो तो दूसरी तरफ रागिनी क्रेडिटर भी आपके कम हो रहे हैं। अब इस इक्वेशन को क्लोज, न्यू इक्वेशन राइट करके इसको सॉल्व करो। 92,000 का कैश था, 35 का आपने यूज़ किया रागिनी को पे करने के लिए। रह कितने का गया? 57,000। शेयर्स वही 50 के ही चल रहे हैं, स्टॉक मेरा अब 25 का चल रहा है, बैंक में अभी कुछ नहीं है, क्रेडिटर बन गए अब ज़ीरो। देखो 35,000 प्लस का था, माइनस हो गए 35, अभी अभी पे किए तो अब ज़ीरो बन गए क्रेडिटर, और मेरी कैपिटल जो है वो 1,32,000 चल रही है। लास्ट ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है देखें, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। बैंक में आपने 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए। तो अब आपने जब बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, खुद ही का पैसा, अपना खुद का पैसा डिपॉजिट किया, तो एक तरफ तो आपका जो है वो कैश आपने खर्च करा, बैंक में ले गया, तो ये 20,000 से या 20,000 से आपका कैश कम हो जाएगा। शेयर्स में कोई चेंज नहीं है, वही 50 के ही है, इसीलिए मैंने ज़ीरो ऐड किया है कि भाई कोई चेंज नहीं आ रहा। अब स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं, बैंक में आपके 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट होने से बैंक का बैलेंस कितना हो गया इस बार? 20,000, और उधर से कैश कम हो गया। कैश को ले गए कहाँ? बैंक में, बस इतना सा है। क्रेडिटर ज़ीरो ही है, कैपिटल में भी नो चेंज, क्योंकि बस कैश उठा करके बैंक में जमा कराया। न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे हम। अब आपके पास जो कैश है वो रह जाएगा 37,000, 50,000 के शेयर्स हैं आपके, 25,000 का स्टॉक, और 20,000 आपका बैंक है, और 1,32,000 हैं आपके कैपिटल के। इस साइड का भी टोटल करो एसेट्स का, सेम बनेगा आपके पास 1,32,000। हमेशा ही मैच करेगी अकाउंटिंग इक्वेशन। सो प्रैक्टिस करना है आपको इन न्यूमेरिकल्स को, बहुत सिंपल है, बस जहाँ नो चेंज है वहाँ ज़ीरो प्लस करते जाइए, और अपनी इक्वेशन को क्लोज करके बस उसे सॉल्व करके उतारते जाओ एक के बाद एक, और नई ट्रांजैक्शन की जो भी ट्रीटमेंट है वो राइट कर दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।